हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी बात आज हम करेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। जिस तरीके से ठीक इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको मिलने वाला है प्रश्न पत्र। तो जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स में कितना नंबर, फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि इस तरीके का जो मॉडल पेपर हम करा रहे हैं उसको हर हालत में आपको तैयार करना है। आप रेगुलर क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, बट जब भी आपको मॉडल पेपर कराया जाए तो आप इस तरीके के मॉडल पेपर को तैयार करें और खुद अपना आकलन करें कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है और यहाँ पे 70 नंबर का आपका फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब एक एक करके इसको पूरी तरीके से हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे पेपर को। तो यहाँ पे लिखा गया निर्देशांक, यहाँ पे आपको कुछ निर्देशांक है इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे विशेषकर यही लिखा गया है कि सभी जो प्रश्न है उसको करना अनिवार्य है। दूसरी बात बताया गया है कि जो भी ये प्रश्न है ना, प्रश्न पत्र, इसमें आपको 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और 3 घंटे आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। और कितने खंड में ये विभाजित है वो सब बताया गया है। उसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। चलिए आइए जी, अगला हमारा आता है। अब यहां से सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है खंड अ से। और खंड अ से मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 6 नंबर का, मतलब एक एक नंबर का 6 हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, जहां से हमें कितना नंबर मिलते हैं जी, 6 नंबर मिलते हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि यदि किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण अल्फा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है जी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये एक माध्यम है हमारा और ये हमारा लंब है। ठीक है, ये हमारा लंब है जी। जब हम प्रकाश किरणों को, ये हम सीधी बात जानते हैं कि ये हमारा सघन माध्यम है। बात आप समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, सघन विरल समझ रहे हैं ना, जैसे ये जल माध्यम होगा तो ये वायु माध्यम है। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चला जाता है। तो यही कोण जो है ये हमारा आपतन कोण आई है। ये जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या कहते हैं जी, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ये आपको पता होगा कि इस कोण को हम आपतन कोण आई कहते हैं और इस वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बताया है ना कि जब जब प्रकाश किरणें थोड़ा सा इसको और भी अधिक हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपतन कोण के मान को अगर बढ़ाते हैं तो प्रकाश इस तरीके से सीधा चला जाता है, जहां पर आर का जो मान बनता है वो 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो आपतन कोण जो यहाँ पे बनाना, अब इसको आपतन कोण नहीं कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। ठीक है, तो क्रांति कोण कहा गया। अब क्रांति कोण को देखिए, यहाँ पे क्रांति कोण को अल्फा से दर्शाया गया है, अल्फा से दर्शाया गया है, तो हम अल्फा ओनली लिख देते हैं, क्रांति कोण अल्फा है। अब अगर प्रकाश किरणों को हम थोड़ा सा और अधिक, अब अगर हम प्रकाश किरणों को थोड़ा और अधिक, मतलब क्रांति कोण से भी अधिक अगर प्रकाश किरणों को हम भेजते हैं, कोण बनाकर भेजते हैं, तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है जिस माध्यम से गया हुआ होता है। तो यहाँ पे अब जो कोण बनेगा इस कोण को हम कहेंगे, अब ये आपतन कोण ही है बट इसको हम बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, क्यों बीटा से दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। तो आप ही बताइए, ये जो बीटा कोण है अल्फा कोण से ज्यादा है कि नहीं, ये वाले कोण से ये कोण, ये वाला कोण तो बड़ा ही है ना, तो सीधी बात है बीटा कोण है वो बड़ा है अल्फा कोण से। यही ना बात बताया गया जी। कब हो रहा है, कब, जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। जिस माध्यम से प्रकाश गया होता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण जो है अगर अल्फा हो, क्रांति कोण अल्फा हो, तब वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे बीटा अधिक होगा क्रांति कोण से, क्रांति कोण से बीटा हमेशा अधिक होगा, तभी जाकर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी जी। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसका मुंह जो है इस तरफ से, मतलब जो हमारा आपतन कोण है इसका मान अधिक होगा। अगला हमारा दूसरा आता है कि 1 × 10⁻⁻⁷ कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे संख्या बताना है। यहाँ पे कह रहे हैं 10⁻⁷, यहाँ पे 6.25 × 10⁻11, यहाँ पे 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पे कह रहे हैं 9 × 10⁻12। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर दें, आइए सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे करेंगे जी, सीधी बात है, यहाँ पे हमें आवेश का मान, यहाँ पे क्या दिया है, इतना कूलाम आवेश, मतलब हमें Q का तो मान दे दिया 1 × 10⁻⁷ कूलाम, ये हमारा दे दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बताइए। तो हम आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ते हैं, तो आवेशों के क्वांटमीकरण में हमें बताया गया है कि Q = N सॉरी Q मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है ना, क्वांटमीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है Q = N × E होता है, N × E होता है। हमें यहाँ पे N क्या है, यही N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर E इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ पे N का जो फॉर्मूला मिला वो Q/E मिलता है। अब इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। कैसे रखते हैं जी, ये हमारा N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी का मान निकालना है। Q क्या है, आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो अगर हम इस पर मान रख देते हैं तो देखिए यहीं पे मैं रखता हूँ, जगह नहीं है इसीलिए, तो यहाँ पे N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, यही होगा ना। अब इस बार अगर मान हम रख दें तो N = Q का मान यहाँ पे देख लीजिए 1 × 10⁻7 दिया है, 1 × 10⁻⁻7, -7 है तो -7 लिख दिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देख लीजिए ये 1/1 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे N = क्या हो जाएगा, N = क्या होगा जी, तो ये 1/1.6, 1/1.6 हो जाएगा। और देखिए 19 में से 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, 19 में से अगर 17 चला जाएगा तो ये हमारा 12 बच जाएगा, 10⁻12। अब यहाँ पे 10⁻12 के बाद N = अब देखिए 12 में से अगर हम देखिए इसको अगर हम चाहें, अच्छा अगर हम इसको चाहें 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 के पास 11 × 10 लिख सकते हैं। अरे भैया 10 के कुछ नहीं तो 1 है, तो अभी भी 10 11 1 12 ही होगा। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए 10 अगर 1 में गुणा होगा तो ये 10 हमारा हो जाएगा, 10 जो है 1 में गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हमने 10 लिख दिया। और ये 10⁻ क्या है, 11 है, तो 11 हमने लिख दिया। अब बटे 1.6 है तो 1.6। अब 1.6 का अगर आप इसमें भाग दे देते हैं तो आप भाग देकर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा इंटू 10⁻11। तो इतना हमारा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो इतना कहाँ पर दिया है जी, यहाँ पे देख सकते हैं आपका मान दिया है 6.25 इंटू 10⁻11, तो ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो देखिए एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये छोटा ही न्यूमेरिकल है, बट करना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल आएगा जी। अगला हमारा कह रहा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, प्रकीर्णित जो अल्फा कण का जो पथ होता है वृत्ताकार होता है, प्रबलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार या अति प्रबलयाकार। तो आप याद रखेंगे जो प्रकीर्णित अल्फा कण होते हैं ना, उनका जो पथ होता है वो अति प्रबलयाकार होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा रूट में कह रहा है, रूट में एलसी, यहाँ पे रूट में एलसी का मात्रक होता है, रूट में एलसी का मात्रक सेकेंड होता है, हेनरी एम्पियर या फैराडे। तो याद रखेंगे रूट में एलसी का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है जी, क्या होता है, सेकेंड होता है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जी कि पीएन संधि डायोड की अवक्षेप परत में होता है,
पीएन संधि डायोड में अवक्षेप परत में क्या होता है जी? तो सीधी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अवक्षेप परत की अगर बात करें ना तो उसमें क्या होते हैं, केवल स्थिर आयन होते हैं, स्थिर आयन। अवक्षेप परत में क्या होते हैं, केवल स्थिर आयन होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है केवल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। यहाँ पे केवल होल कह रहे हैं तो ये भी नहीं होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व होल दोनों, दोनों कैसे जी? उसमें तो केवल स्थिर आयन होता है, तो ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला कह रहे हैं न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? परावैगनी किरणें है, एक्स किरणें है, माइक्रो तरंग है, या हमारा यहाँ पे कह रहा है कि गामा किरणें है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा माइक्रो तरंगे होती है ना, माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इसकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो गामा किरणों का सबसे अधिक होता है। गामा किरणों का सबसे अधिक होता है, क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक कहे तो गामा किरणें कहेंगे, और सबसे कम कहे तो माइक्रो तरंगे कहेंगे। ठीक है, चलिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे उधर जाना पड़ा। चलिए जी, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है खंड ब। अब खंड ब में, अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप समझ के होंगे। अब देखिए खंड ब में हमारा पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बाबू, ध्यान पूर्वक हम समझ रहे हैं ना, तो आपको भी ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी, देखिए किसी 10⁵ टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग मार्ग पर चक्कर लगाता है, मार्ग सी पर चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा टारगेट पता चल गया कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब हमें ये पता करना है कि ये 10⁵ ये क्या है? 10⁵ टेस्ला है, तो ये किसका किसका वैल्यू है? सबसे पहले ये हमें लिखनी पड़ेंगे जी। ठीक है, तो चलिए अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बता दूं। तो देखिए ये हमारा 10⁵ क्या है? तो ये हमारा बी का मान है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये हमारा मान कितना दे दिया? यहाँ पे ये हम लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे दिया है 10⁵ टेस्ला। ठीक है जी, इतना हमारा दे दिया। दूसरा जो हमारा वैल्यू दिया है वो क्या दिया है? देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने का मतलब ऊर्जा कह रहा है ना, तो ये गतिज ऊर्जा का हमारा है जी। तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या दिया है? गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं, और गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू दिया है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा गतिज ऊर्जा का मान दिया है। अब इतना जब हमारा दे दिया तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऊर्जा में चेंज करेंगे, जूल में मतलब चेंज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा दी? तो K इजकल टू ये 10 है, और 10 में अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने से गुणा करा दिए तो अब ये हमारा जूल में चेंज हो गया। तो देखिए दो मान हमें मिल गए, एक तो बी का मान दिया है और के का मान हमने जूल में ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या चाहिए? वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या लिखेंगे जी? कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, थोड़ा सा पतला ले लेते हैं थिकनेस इसका, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो हमारा होता है वो होता है स्मॉल r इजकल टू रूट में 2m k बाई EB, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा याद रखेंगे, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का ये हमारा फॉर्मूला है। r इजकल टू रूट में 2m k बाई E इंटू बी होता है। अब इस फॉर्मूले पर मान रख लीजिए। देखिए ये हमारा रूट है, तो सबसे पहले ये हम बटा नीचे दे देते हैं, आइए हम रूट लगाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे करेंगे, 2 है तो 2 हमने लिख दिया गुणे,
एम क्या है जी, एम है, एम यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम हमारा जो है ना वो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, तो मान लेते हैं हमारा एक पृथ्वी है, तो यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होता है जी, तो यहाँ पे एम जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान को ही मानेंगे, तो 9.1 इंटू 10 to the power 34 होता है। तो ये हमने लिख दिया एम का द्रव्यमान। ये कभी भी याद रखेंगे, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा सॉरी परमाणु का, सॉरी सॉरी पृथ्वी नहीं कह रहे थे, सॉरी कोई भी कण ही ना वृत्तीय गति कर रहा है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 to the power क्या होता है, 10 to the power -31 होता है, सॉरी -31, -31 होता है। तो ये हमने लिख दिया टू, ये 9.1 इंटू 10 to the power -31, ये केजी किलोग्राम में होता है परमाणु का द्रव्यमान। इंटू के है, के मतलब क्या है जी, गतिज ऊर्जा हम कहते हैं, के मतलब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये हमारा लिख दिए। और ई का मान, ई मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। और यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है 10 to the power 5। ये हमारा इतना हमने लिख दिया। अब देखिए, अब कुछ नहीं, आप इसको अब अपने आप ही आराम से कर सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो देखिए इससे, अब देखिए मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1.6 इंटू 10 to the power 19 से 1.6 इंटू 10 to the power 90 कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब कुछ नहीं, तो ये अगर 10 जो है ये 9.1 में गुणा होगा तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करूं तो बी का जो मान आ जा, सॉरी आर का जो मान आ जाएगा, देख लीजिए, अगर मैं आर का मान अगर देखूं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊं, तो जो आर का मान हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ये 10 अगर 91 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9.1 में गुणा होगा तो ये 91 हो जाएगा, 91 गुणे 2 अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 9 दूना 18, मतलब 182 हो जाएंगे। तो अगर 2 और 9.1 और 10 इन सभी का गुणा कर लेते हैं तो 182 हो जाएगा, और ये हमारा 10 to the power -31 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, और ये हमारा रूट में है तो ये रूट में हमने कर दिया। अब फिर यहाँ पे अब हमारा क्या बचा, 10 to the power, ये हमारा 5 बचा हुआ है। अब फिर इसको आगे आप सोल्व कर लिख देंगे, ये ऊपर भेज भेज देंगे, अब वो कटा देंगे इसको। ठीक है, तो ये आप 31, सबसे पहले तो इस वर्गमूल, वर्ग जो हमारा वर्गमूल है इसको हम पहले तोड़ेंगे जी। ठीक है, जो हमारा ये रूट में वर्गमूल दिया है इसको पहले हम तोड़कर बाहर निकालेंगे। तो इतना आप आराम से कर सकते हैं, अगर कुछ ना आए तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर सके, जितना सिंपल करके उसको सॉल्व कर सके उतना तक आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, मैंने लगभग सब कुछ आपको समझाया है कैसे आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। अगला हमारे कह रहे हैं वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। अब वैद्युत चालकता क्या होता है जी, तो किसी भी चालक में, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, कोई किसी भी चालक में, ये एक चालक तार है, मतलब ये एक तार है, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। अब वैद्युत चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं, जी इक्वल टू 1/r होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जहां पर जी क्या है, वैद्युत चालकता, आर क्या है, प्रतिरोध है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम यहाँ पे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब यहाँ पे इसको भी बता दे रहा हूं, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है जी, प्रतिरोध। ठीक है, तो आप क्या परिभाषा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई भी चालक तार है, मान लेते हैं ये सपोजिट एक चालक तार है, तो किसी चालक में, मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इस तरीके से आप बोल देंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये था जी हमारा टॉपिक, दोनों हमने आपको बता दिया कैसे क्या होगा जी।
ठीक है। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध आपने मतलब वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों में अंतर आप समझ लिए हैं। अगला हमारा आता है ग नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना है ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे हार्ड को एक टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, आपको घुमा घुमा कर पूछेगा। कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन, अब देख लीजिए, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन का मान दिया है। तो कह रहा है कि गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटोन जो फोटोन धातु होता है, धातु फोटोन धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। फोटोन जो धातु है, यहाँ पे धातु होना चाहिए, फोटोन जो धातु है वो कितना फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जी, तो इसको हम करके आपको बता देते हैं कि कितना ये हमारा क्या करेगा, एकत्रित करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात को थोड़ा समझें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि हमें दे दिया है किसी धातु का कार्यफलन इतना है। अब कार्यफलन को किससे दर्शाते हैं, फाई से। अब फाई इक्वल टू दे दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा फाई का मान दे दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का, हमसे पूछ रहा है कि किस आवृत्ति का फोटोन धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, मतलब करेंगे किस आवृत्ति का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है जी, तो आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, वो होता है कार्यफलन बटे प्लांक नियतांक एच। ये हमारा होता है देहली आवृत्ति, मतलब न्यूनतम ऊर्जा की जो आवृत्ति होगा, न्यूनतम आवृत्ति का फॉर्मूला है लेमडा नॉट इस सॉरी जो हमारा म्यू नॉट इक्वल टू अल्फा सॉरी 5 जो एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप मालूम कर लीजिए। सबसे पहले फाई का मान दे दिया है, तो अगर हम इसका मान रख देते हैं तो म्यू नॉट इक्वल टू फाई का मान कितना दे दिया है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान दिया है। तो जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो नीचे वाला प्लांक नियतांक का मान जो हम लेंगे ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेंगे। तो इसका मैं प्लांक नियतांक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो मान होता है वो हम बता दे रहे हैं कि 4 इंटू 10⁻⁻15 यह हमारा होता है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अगर अगर हम इसमें कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना लें तो 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कहे तो ये हमारा हो जाएगा 4.414 इंटू 10⁻⁻15। अगर अगर हमें जूल और सेकेंड में निकालना है तो वहां पे हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻34। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा रख देंगे 4.14 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप सीधी बात है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व कैसे करना है जी, तो यहाँ पे हमारा म्यू इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले ऊपर चला जाएगा तो ये 3.33 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 10⁻⁻15, ये हमारा क्या हो जाएगा 4.14 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देख लीजिए बाबू, ये सॉरी 10⁻⁻15 नीचे, ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये +15 हमारा हो जाएगा। तो ये सॉरी +15 को प्लस से नहीं दर्शाते हैं, तो ये ओनली हम क्या लिख देंगे, क्या ही कहा जाए भैया, हम भी ये हमारा 10⁻, ओनली 15 हो जाएगा, +15 ही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, 15 को अगर हम यहाँ पे 14 लिख देते हैं तो इसका मतलब 10, इसमें अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे एक इसका घट जाएगा, एक दशमलव को इधर ला रहे हैं तो एक घट जाएगा तो ये 33 हो जाएगा। अब ये 10⁻, अब ओनली 14 हो जाएगा, ये 4.14 हो जाएगा। अब 4.14 में अगर इसका भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा जी, तो 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 सते 28। तो 4 सते 28 7 बार में तो आराम से चल जाएगा। तो 4 सते 28, 4 बटे 32 ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1.4 भी तो है। तो ये हमारा 7.97 इंटू 10⁻14 यहाँ पे हर्ट्ज, यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त।
आप देख सकते हैं ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। बताइए, इसका अगर इसमें भाग देते हैं तो 7.97 आ जाएगा, और 10 टू द पावर जो 14 है, ये 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। कोई हार्ड है जी, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को सपोर्टेड मान लेता हूं कि यहाँ पे एक और दिक्कत आती है कि सर हमें प्लांक नियतांक का मान, कोई कोई कहते हैं कि सर हमें प्लांक नियतांक का जो मान था ना, वो हमें ये वाला पता था, ठीक है, और ये वाला तो पता नहीं था, तब कैसे करेंगे? तो ये वाला पता होगा तब भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो हमारा फाई का मान है, ये 3.3 दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम केवल जो जूल में चेंज करते तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से हम गुणा करा देते। अब ये हमारे जितना आया है, इसका हम इतना रख देते हैं, और इतने में आप भाग दे दीजिए इतना का, आपका जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। आपका फिर वैल्यू जो आएगा ये इतना ही आएगा। समझ रहे हैं? तो ये बात है जी, ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। अगला आप देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है क्या है? अगला हमारा कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ को अर्थ उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं जी? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से, हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं ना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं तो उसी को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं जी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो यही परिभाषा चलिए हम लिखते हैं। तो वह पदार्थ, देख लीजिए ऐसे ही लिखेंगे, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर रूप में प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर एग्जाम्पल की बात हम करें, तो एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, सॉरी ये तो अनुचुंबकीय के लिए होगा ना। ये तो हमारे जैसे इसका तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज हम बिस्मथ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तांबा मतलब कॉपर को, सोना मतलब Au को। ठीक है, तो ये हमने संकेत रूप में भी दर्शा दिया है। अगला आता है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय समझ लिए, अनुचुंबकीय मतलब होता है सीधी बात कि वे पदार्थ, आप इसका अनुचुंबकीय पदार्थ का वे लिखेंगे कि अनुचुंबकीय क्या लिखेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे जी? कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर रूप में कमजोर रूप से आकर्षित करता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से आकर्षित करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया था कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, जैसे कि प्लेटिनम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सीधी बात है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से प्रतिकर्षित करेंगे, तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से आकर्षित करेंगे, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। तो ऐसे हम करेंगे जी। अगला हमारा आता है घड़ी ग सॉरी अगला हमारा आता है, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है अंग। अब अंगा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंगा हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र, ये निम्नलिखित चित्र है, इसमें दो प्रत्यवर्ती परिपथ के लिए परिपथ परिवर्ती परिपथ क्या है, एक है विभव और एक है हमारा धारा। ठीक है, धारा को समय t के साथ ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ पे दो प्रत्यवर्ती धारा दिखाया गया है, एक ये है एक ये है। इसमें भी को आई को देख सकते हैं, भी को आई को और टी मतलब समय को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वक्र धारिता और कौन सा वक्र प्रतिरोधक परिपथ का है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। इसमें से कह रहा है कि कौन ये वाला धारिता का है या ये वाला धारिता या प्रतिरोध का है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल है जी, सिंपल है। यहाँ पे जस्ट सेकेंड एक कॉल आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उससे बाद में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सीधी बात है जी। ठीक है, यहाँ पे सीधी अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम इसका ऐसे अगर तुलना करते हैं तो जो हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना तो धारा और जो विभव और धारा है, ये दोनों एक समान कला में है, समान कला में, समान कला में होंगे। और यहाँ पे देखेंगे विभव और धारिता इन दोनों ये दोनों ना है असमान कला में है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और ये समान कला में है तो यहाँ पे थीटा का जो मान बनेगा वो 0 डिग्री बनता है। तो इसीलिए ना ये जो हमारा बाया वाला है, ये वाला जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारा बाया वाला है ये प्रतिरोधक परिपथ कहलाएगा। ये जो हमारा परिपथ है जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा विभव और धारा के बीच, तो ये हमारा धारितीय धारितीय परिपथ, धारितीय परिपथ बनता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे होता है जी। तो ये आपको केवल बता देना है। यहाँ पे देखिए जब दोनों विभव और धारा समान कला में होंगे तो वो परिपथ क्या होगा, प्रतिरोधीय परिपथ होगा। और जब विभव और धारा ये दोनों असमान होंगे, समान कला में नहीं होंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा तब, तो वो धारितीय प्रतिघात कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। कह रहे हैं कि वायु माध्यम में या जल माध्यम में। अब यहाँ पे सीधी बात बताइए, लेंस की क्षमता, लेंस मतलब चश्मे की जो क्षमता है, चश्मा में लेंस ही लगाया जाता है, तो चश्मे की क्षमता किसमें सबसे अधिक होगी, किस माध्यम में, वायु में या जल में। तो सीधी बात है कि वायु में अधिक होगा। कैसे वायु में अधिक होगा जी, अरे भैया अगर आप चश्मा पहने हुए हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चश्मा पहना हुआ है, तो वायु में अगर आप आसानी से देख सकते हैं या जल के अंदर आप जाएंगे तो आसानी से देखेंगे। तो हम आसानी से वायु में ना देख पाएंगे। मान लेते हैं आप जहां पे खड़े हैं वायु तो है ही, यहाँ पे हवा है ना जी, हवा है, तो हम आसानी से किसी भी चीज को देख पा रहे हैं। परंतु वही अगर पानी में चश्मे वाले को डाल दिया जाए तो आसानी से वो देख पाएगा जी। तो लेंस की देखने का मतलब है क्षमता अगर अधिक होगा तभी तो देख पाएगा ना। तो लेंस की क्षमता किस में, यहाँ पे कह रहे हैं किस लेंस की, मतलब लेंस की क्षमता किस माध्यम में अधिक होगा, तो वायु माध्यम में अधिक होगा, तभी तो आसानी से हम वायु में देख पाते हैं। तो इसका हम यही लिख देंगे कि वायु माध्यम में लेंस की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऐसे आपको लिखने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदर और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे खंड 100 हमारा आ गया है। अब खंड 100 में हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है पहला हमारा क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ बनाइए।
अब यहाँ पे कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में के अग्र अभिनत के लिए वोल्टेज और धारा के बीच हमें क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जी, सीधी बात है कि ये हमारा वोल्टेज हम लिख देंगे और ये हमारा धारा का लिख देंगे। ये हमारा क्या है जी, ये हमने वोल्टेज का मान लिया और ये हमारा क्या मान लिया, ये हमने विद्युत धारा आई का ग्राफ मान लिया। ठीक है, तो ऐसे आप मान लेंगे पहला ये वोल्टेज है और ये हमारा क्या है जी, धारा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी पदार्थ अगर लेंगे ना, सीधी बात है, और ये हमारा हम कह सकते हैं इसका मूल बिंदु है 0। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो शुरू शुरू में मान लेते हैं हम दो पदार्थ कोई भी ले लेते हैं। तो अगर हम जर्मेनियम का ले लेना, याद रखेंगे कि जर्मेनियम का अगर हम लेते हैं तो ये शुरू शुरू में 0.3 वोल्ट का क्या देता है जी, 3 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज देता है। तो इस तरीके से ये पहले तो धारा का मान 0 होता है, बट धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। अब वही इसके बाद अगर हम जर्मेनियम के बाद अगर हम सिलिकॉन का ले लेते हैं तो सिलिकॉन का जो हमारा होता है वो 0.7 वोल्ट हो जाता है। तो वो इस तरीके से हमारा, इस तरीके से ये हमारा उठ जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये धारा अब वोल्टता मतलब जो वोल्टेज है और धारा, इन दोनों के बीच हमने दो पदार्थ के लिए ग्राफ बताया है। ठीक है, यहाँ पे सीधी बात आप समझिएगा कि शुरू शुरू में धारा का मान कम होता है, पर अचानक से धारा का मान बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो जर्मेनियम है जी, जर्मेनियम के लिए जो कट इन धारा है, कट इन वोल्टेज जो है ना, कट इन वोल्टेज, ठीक है, वो क्या होता है, कट इन वोल्टेज किसके बराबर होता है जी, 0.3 वोल्ट के। देख सकते हैं जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के क्या है 0.7। तो यही बात हम लिख देंगे कि सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट है, इतना इतना है। ठीक है, तब तब हम लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, तब इसका मतलब क्या है, इसका इन दोनों का कट इन वोल्टेज इतना इतना का मतलब क्या है, अर्थात कहने का मतलब है ना, अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले देखिए, पहले तो कम रहता है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं वैल्यू। तो इसी का मतलब यही है जी, अर्थात का मतलब है कि अग्र अभिनति अग्र अभिनति में प्रारंभ में धारा जो होती है वो कम होती है। प्रारंभ में तो धारा कम होती है, परंतु परंतु एक निश्चित वोल्टेज पर, परंतु एक निश्चित वोल्टेज पर क्या होता है, एक निश्चित वोल्टेज के बाद धारा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात हमें बता दिया गया कि शुरुआत में धारा का मान, देखिए वोल्टेज तो बढ़ेगा धीरे धीरे, परंतु धारा का मान में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो ये एक समय आएगा कि थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा और अगर हम लेकर चलते हैं तो सिलिकॉन का अगर पदार्थ हम लेते हैं तो उसका जो वोल्टेज का मान है वो 0.7 हो जाता है। तो पहले तो कम, देखिए वोल्टेज यहाँ पे है, हम कह रहे हैं धारा का मान कम होता है, तो धारा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वोल्टेज का मान कम होगा तो धारा का भी मान कम होगा, वोल्टेज का मान अगर हाई होगा तो धारा का भी मान अधिक होगा। तो शुरुआत में तो धारा का क्या होता है, कम होता है, परंतु एक निश्चित वोल्टेज पर धारा का मान अधिक होने लगता है, बढ़ जाता है। तो आपको ये फिगर बनाकर वो आपको जरूर साइड में लिख लेना है, जिससे कि स्टूडेंटों को समझ में आए। चलिए, समझ में आपको आ गया ना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए और इसमें ऊर्जा क्षय का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत पूछा गया है, मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में हम क्या जानते हैं जी, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है जी? तो सीधी बात हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है जी? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत में हमें बताया गया कि जब किसी कुंडली में, दो कुंडलियां यहां पे हम बनाते हैं, देखिए एक हमारा ये कुंडली है, ट्रांसफार्मर में ऐसे ही होता है, मैं आपको बस बता दे रहा हूं, ये एक कुंडली है, एक हमारा ये हमारा दूसरा कुंडली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोर्टेड कि यहाँ पे हमने सेल या बैटरी लगाया हुआ है, ये हमने कुंजी लगा दिया। तो जब हम क्या करते हैं, जब किसी सेल या बैटरी की सहायता से हम क्या करते हैं, हम धारा धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब किसी कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इसके बाद इसके पास रखा जो दूसरी कुंडली है, इसमें अपने आप चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसमें एक हमारा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यही है जी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही चीजें आपको जो हमने बोला है, इसको लिख लीजिएगा। अब उतना ना तो जगह है ना ही समय है कि मैं आपको सिखाऊं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वन शॉट जो वीडियो कराया जा रहा है, जब आपको टॉपिक भी कराए जा रहे हैं तो उसको भी देखिए, केवल मॉडल पेपर ही देखने से नहीं होगा दोस्त, आपको इन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। अभी हमने कल आपके लिए एक वीडियो लाया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमने वो वीडियो में इतना अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया था, बट फिर भी आप उस वीडियो को नहीं देखे, इंग्लिश की वीडियो थी, तो ये थोड़ा सा दुख लगता है दोस्त। तो आप मन लगाकर पढ़ाई तो करें। अगला कह रहा है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब द्रव्यमान क्षति क्या बताता है जी? द्रव्यमान क्षति हमें क्या बताता है? सीधी बात, हमें द्रव्यमान क्षति बताता है कि कोई भी, ध्यान से समझेंगे, ये हमारा एक परमाणु है, ध्यान से आप समझ जाइएगा, मैं समझा दे रहा हूं। ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मान लेते हैं कि किसी भी परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान क्षति का यहाँ पे बताया गया, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति में हमें बताया गया ना कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के योगफल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योगफल होता है, और जो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है, तो नाभिक को ओनली हम n से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, नाभिक को हम c से दर्शा देते हैं, c से, ठीक है। तो ये हमने नाभिक को c का कैपिटल N से हम दर्शा देते हैं, कैपिटल N से। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का संख्याओं का जो योगफल होता है, और किसी परमाणु के नाभिक जो होता है उनका जो भार होता है, इन दोनों का जब हम अंतर करते हैं तो इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं जी, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही नाभिक बनाते हैं, तो वही ये भी एक नाभिक ही है, परंतु जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ा जाता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसका न्यूट्रॉन का मान हमेशा अधिक हो जाता है। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं जाऊंगा, द्रव्यमान क्षति का ये परिभाषा आपको अगर पढ़ना है, ज्यादा समझना है तो आप लिख लीजिएगा द्रव्यमान क्षति, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बंधन ऊर्जा क्या होता है जी? सीधी बात है कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, तो बंधन ऊर्जा के लिए हमने हमेशा बताया है कि नाभिक को उसके सभी न्यूक्लियो में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी भी नाभिक को पूरी तरीके से विभाजित करने के लिए जितनी उसको आवश्यकता, कम कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बंधन ऊर्जा जब पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है E = mc², ये आपको फॉर्मूला भी बताया जाता है, इन सभी को आपको याद रखना है।
उसके बाद देखिए आपका एक न्यूमेरिकल आ गया है। अब न्यूमेरिकल कहाँ से पता चलेगा? ये न्यूमेरिकल आप किस तरह सोल्व कर पाएंगे? जब आप चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल आपने किया हुआ है। तो अभी तक चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल नहीं किए हैं तो करिए। कहाँ पर है? अब इन सभी को इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे जगह भी नहीं है कि मैं आपको सॉल्व कराऊं। अब यहाँ से हमारे 3-3 नंबर वाले भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है जी? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है ये हमने बताया हुआ है। इनका संचरण आरेख बनाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरीके से इस तरीके से गति करती हैं, संचरण आरेख बनाना है। और संचरण आरेख बनाकर विद्युत क्षेत्र आयाम और चुंबकीय क्षेत्र आयाम को भी दर्शाना है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। यह हम चैप्टर 6 में आपको, जब अभी हम चैप्टर 8 पढ़ाने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो उसमें हम इसको बताएंगे जी। अगला अगर है तार का प्रतिरोध R है, तो उस तार में अधिकतम उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार में नया प्रतिरोध क्या होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल है, चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल देख लीजिए। ठीक है, हमने पढ़ा दिया है। अगला आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये भी बताना है। नाभिकीय विखंडन, जब एक भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो ये सब हमने बताया हुआ है। फिर देख लीजिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अब ये उत्तल अवतल लेंस, ये चैप्टर हमारा जब 11th पढ़ाएंगे, प्रकाश की जो चैप्टर है उसको पढ़िएंगे, तब जाके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया है, दो समान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। अब ये चैप्टर 4 पढ़िएगा, धारावाही चालकों के लिए बल, ये चैप्टर 4 पढ़िए, इसमें हमने बताया हुआ है। ठीक है, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन और अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह वेग के सिद्धांत से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइड दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का 1 शॉट है। इसमें हमने विद्युत धारा चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं, उसमें आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो ये 1 शॉट वीडियो जरूर देखिएगा। अगला अगला आप न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो देख सकते हैं विद्युत धारा का, तो इस न्यूमेरिकल वाली वीडियो को भी जरूर देखना है। अब कहां से देख सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक है, उसको पढ़िए तो सही, पढ़ेंगे तो सब वहां पे मिलेगा। ठीक है, इसलिए तो हम हमेशा कहते भी हैं कि करिए। अब ये न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे देखिए अब लेंस की बात कर रहा है, तो ये चैप्टर 10 में हम जाएंगे तो इस तरीके के न्यूमेरिकल को भी हम कराएंगे। अभी तो चैप्टर हम कितने पे है जी? चैप्टर 6 तक कंप्लीट करा दिए, चैप्टर 7 को कराना है। अगला हमारा आता है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर है, तो प्रतीकों का सामान्य अर्थ समझाइए। यहाँ पे ये विद्युत आवेश तथा धारिता, चैप्टर सेकेंड जो पढ़ लीजिएगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसको पढ़िए। उसमें हमने बताया है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, तो इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे फिर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, या संपोषी व्यतिकरण, विनाशीय व्यतिकरण। अभी ये चैप्टर हम जब 9th पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको ये आएगा जी, संपोषी और विनाशीय व्यतिकरण। अब ये तो हमने करा दिया ना। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ये हमने कराया है। कब? अभी हमने कराया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक, ये आप चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर 6, इसको पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपने बताया हुआ है। अब देखिए लगभग टॉपिक हमने करा दिए हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं। ये आपका चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको 13 नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे, तब उसमें हम बताएंगे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये सब हम उसमें कराएंगे जी। अगला आता है गॉस का प्रमेय की सहायता से आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित खोखला गोला, तो गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़िएगा। चैप्टर 1 आप देख लीजिए, चैप्टर 1 का आप इंपॉर्टेंट 1 शॉट देखिए, उसमें हमने ये कराया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, गॉस के प्रमेय का ये तीसरा अनुप्रयोग है। फिर अब देखिए तरंगाग्र क्या होते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पे आधार पर परावर्तन की व्याख्या, ये भी हमने बताया है। आप केवल इसको पढ़ना है, तो लिखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर आधारित परावर्तन के नियम, इतना लिखकर ब्रदर से लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो हमारा मिल जाएगा। या अभी इस चैप्टर हम जब आएंगे इस पर, तो हम आपको कराएंगे जी।
फिर यहाँ पे देखिए इन सभी को ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है प्रतिबाधा क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है। तो ये सब हमसे पूछा जा रहा है। फिर पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया चित्र जो परिपथ चित्र है इसकी सहायता से समझाइए। आप लिखिए अगर इसको पढ़ना है तो पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। फिर ये भी हमारा एक टॉपिक है। फिर हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको समझाइए। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम की व्याख्या कीजिए। कराए हैं कि नहीं जी, अभी चैप्टर 6 हमने कराया हुआ था, इसी में ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। ठीक है। फिर आता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब ये चैप्टर 2 हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हमने ये क्वेश्चन को कराया है। ये सब हमारे 5 क्वेश्चन नंबर वाले क्वेश्चन है। अब देखिए पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना जानिएगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। बाकी आप समझिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको अब बड़े बड़ा जो क्वेश्चन है उसको तो मैं यहाँ पे करा नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि आप वन शॉट जब हम करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप उसको देखिए। अदरवाइज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और आगे किस सब्जेक्ट का आपको पेपर देखना है, मॉडल पेपर, ये आप हमें बता दीजिएगा। केमिस्ट्री का देखना है तो कमेंट में हमें बताइएगा, मैं केमिस्ट्री का पेपर लेकर आऊंगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी भी आप समय है जाइए उस पर क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।